हाँ सर। Okay, sir. Okay. Again, good morning to all of you. ऐसे तो आज हैप्पी टीचर्स डे है ना सर। आप सबने मुझे याद भी दिलाया सुबह सुबह। चलो सर, अच्छा दिन है। मैं भी अपने गुरुओं को याद कर रहा हूँ। आप लोग कुछ अच्छा करो जिंदगी में और अच्छा लगेगा। सीरियसली अच्छा करोगे, सच में अच्छा लगेगा। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा एज ए टीचर, मुझे भी अच्छा लगेगा, माँ बाबा को भी अच्छा लगेगा। बचपन से लेके बड़े होने तक जिसके पास हम लोग अ क ख सीखते थे, ABCD सीखते थे, है ना सर। वो टीचर और बड़े होने के बाद प्रोफेशनल क्लास के लिए या फिर स्कूल के लिए, सभी टीचर्स का जिंदगी में बड़ा योगदान रहता है ना। तो ऐसे कंपेयर तो नहीं किया जा सकता कि कौन बड़ा है। पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यस, सभी टीचर्स टीचर ही होते हैं और गुरु के बिना कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ता। यानी ऐसे एक सिंपल बात करूँ तो कोई अपने आप को होनू नहीं समझ सकता है ना। ना तो मैं, ना तो आप लोग या कोई भी। हमेशा कोई तो चाहिए होगा। अब गुरु के बिना तो सब कुछ अधूरा ही होता है। तो इसलिए ये दिन बड़ा ही खास होता है सभी के लिए। सीरियसली मैं ज्यादा याद करता हूँ कभी कभी जिनके पास अ क ख या ABCD सीखे थे। समझ रहे हो सर, कि एक बच्चे को जो एकदम भैं 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 करता था, उनको कैसे सिखा देता था टीचर। वो ग्रेट टीचर्स हो गए कि रोता हुआ बच्चे को पढ़ाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। अभी भी जो लोग बच्चे के स्कूल में पढ़ाते हैं, मुझे तो लगता है कि सीरियसली एक अलग ही लेवल का पेशेंस और अलग लेवल का स्टैमिना चाहिए होता है। बड़े होने के बाद तो लोग अपने जरूरत के हिसाब से सीखने आते हैं, टीचर्स अपना बोलता है। लेकिन सीरियसली छोटा बच्चा को सिखाना ना बहुत बड़ा बात है सर। चलो, मैं भी अपने सारे गुरुओं को याद कर लिया आप लोगों के साथ साथ। अच्छा, स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है? टेक्निकल एनालिसिस। आज मंगलवार है और टेक्निकल का डे है। अरे वाह सर, हम लोगों का लास्ट दिन का डिस्कशन मैच कर गया। अरे मैच किया कि नहीं किया, ये मैं हवा में बात कर रहा हूँ कि मैच করেছে। হ্যালো, আই থিঙ্ক হ্যাঁ স্যার। ফ্রাইডের ক্লাসে বলছিলাম না আমরা কি মোস্ট প্রবাবলি একটা পিয়ার্সিং প্যাটার্ন বা ডার্ক ক্লাউড কভার টাইপের একটা কিছু ফর্ম হচ্ছে। আর দেখ সেটাই হলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। হুম, এটাও আমরা ক্লাসে ডিসকাस করছিলাম, है ना। क्लास में ये भी डिस्कस हो रहा था कि चांसेस इज हाई कि मार्केट में एक अपवर्ड स्विंग देखने को मिल सकता है। और वही हुआ है, वो भी गैप अप के साथ यस्टरडे। आज थोड़ा सा अभी तक रेट दिख रहा है डे कैंडल, बट चांसेस तो है। अगर 15 मिनट्स का चार्ट देखें आज का, आज का कहाँ है सर? 5 तारीख। हाँ, ग्रोथ तो दिख रहा है सर बिल्कुल। इसका मतलब सर मार्केट मूवमेंट एनालिसिस किया जा सकता है। और ये एक बार नहीं, ऐसा चीज हम लोग बार बार क्लास में देखें कि मार्केट मूवमेंट सीरियसली प्रेडिक्ट किया जा सकता है। कम से कम मैंने तो देखा सर 80-90% ठीक हो जाता है। हाँ, 5-10% एरर होता है। मैं जितना देखता हूँ 5-10% एरर होता है, बट 80-90% ठीक हो जाता है। आप लोगों का भी ऐसा ही होता है? मैं भी देखा आप लोगों का बातचीत भी मैं सुनता हूँ ना अक्सर। तो इस तरह से सोचते जाओ, ऑब्जेक्ट मतलब मार्केट डायरेक्शंस फाइंड आउट कर लोगे ना, तो सबसे बड़ा काम वहीं पर हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग जानते हो ऑप्शन स्ट्रेटेजी में क्या करना होता है, फ्यूचर में क्या करना होता है, ठीक है, और भी चीजें समय के साथ साथ सीख जाओगे। बट यही बेस है, यही बेसिक्स है, ठीक है। चाहे कितना भी अलग अलग शॉट खेलना जानो,
लेकिन जिसका बेसिक्स ठीक नहीं है ना, वो आउट हो जाएगा। सीरियसली सर, आपको वैराइटीज ऑफ शॉट आता है, बहुत अच्छा है, बट ये शॉट इन द सेंस अलग अलग टेक्निकल नॉलेज या फिर अलग अलग स्ट्रेटेजी डेवलप करना। लेकिन अगर आपका बेसिक्स में कोई गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं आप फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए अपने बेसिक्स को ऑलवेज मतलब रेस्पेक्ट करना। किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक्स, चाहे स्टॉक मार्केट टेक्निकल हो, चाहे इक्विटी डेरिवेटिव हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, या ओवरऑल फाइनेंशियल जो एरिया आप लोग कवर अप करते हो, एवरीथिंग। आप लोगों में से काफी लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी अलग से पढ़ाई करते हो, इकोनॉमिक्स, जो आप लोगों को मेन एरिया है इस फील्ड में अपने आप को डेवलप करने के लिए ना, ये सब्जेक्ट्स के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्क्रीन शेयर আছে? একবার কনফার্ম করবে সবাই আমাকে। হ্যাঁ স্যার। Okay, sir. 70% টাইম স্যার সবার অ্যানালিসিস ঠিকই হয়, কিন্তু এক্সিকিউশনে মানুষের ভয় লাগে বেশি। हाँ, अब देखिए, अब ये जो भॉयर কথাটা बोलली ना, ये जो डर लगता है, ठीक है, दिल को डर लगता है सर, बट डर के आगे প্রফিট क्या আছে। है? डर के आगे जीत है ना। एक जिंदगी में ये लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन है सर। ठीक है, आज टीचर्स डे है, ज्यादा ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। नहीं बांटना चाहिए सीरियसली। बाकी दिन ज्ञान बांटो, बट टीचर्स डे में ना बांटो। मतलब ज्यादा टीचरगिरी दिखाना भी अच्छा चीज नहीं होता है। लेकिन सीरियसली एक लाइफ लेसन है कि जब भी हम लोग ना थोड़ा सा कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं ना, कंफर्ट जोन माने दो तरह का हो सकता है, या तो फिजिकल या तो मेंटल। फिजिकल और मेंटल। अगर स्टॉक मार्केट का बात करें तो ये सच में फिजिकल भी है और मेंटल भी है। अब आप बोलोगे सर फिजिकल कहाँ से आ गया, नॉर्मली मेंटली होना चाहिए। सर फिजिकल इन द सेंस, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको कोई द ग्रेट खली या फिर ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि आपको एकदम फिजिकली विराट कोहली होना पड़ेगा या फिर अंडरटेकर या कोई भी WWE का रेसलर होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। फिजिकली फिटनेस बहुत जरूरी होता है सर, ये चीज मैं भी कभी कभी देखता हूँ, क्योंकि सीरियसली फिजिकल फिटनेस मेंटेन कर पाओगे ना, तभी मेंटल फिटनेस रहेगा। क्योंकि हमारा फिजिक और हमारा फिटनेस, मेंटल फिटनेस कनेक्टेड है। और आप मेंटली फिट रहोगे, ठीक है, ऑब्वियसली मेंटल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल फिटनेस आपका मेंटल फिटनेस को एक्चुअली मतलब क्या बोलेंगे उसको, सपोर्ट करता है बहुत ज्यादा। और मेंटल फिटनेस जितना बेहतर रहेगा, आप उतना ही अपना कंफर्ट जोन छोड़ के थोड़ा रिस्क जोन में जाओगे। और जैसे आप रिस्क जोन में जाओगे ना सर, तब जाके आप लाइफ में जब भी आपके सामने चुनौती आएगा, चैलेंज आएगा, या फिर कंफ्यूजिंग सिचुएशंस आएगा, आप डील कर पाओगे। सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। जो बंदा ये चीज कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं कर पाता वो वहीं रह जाते हैं या थोड़ा पीछे चले जाते हैं। दैट इज द डिफरेंस। एक सक्सेसफुल पर्सन और एक अनसक्सेसफुल पर्सन के बीच में ही फर्क होता है। तो वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना जानता है। सर कंफर्ट जोन कैसे छोड़ दे? सर ये पता नहीं सर, इसके लिए मैं इसीलिए मैं बोला कि ज्यादा ज्ञान मैं नहीं दे सकता। ठीक है, आज ज्ञान देने का दिन भी नहीं है। बट सीरियसली सर, आप अपना कंफर्ट जोन को थोड़ा सा कोशिश करो उसको सेक्रीफाइस करने का। सेक्रीफाइस इन द सेंस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो तभी मिलता है ना सर। इकोनॉमिक्स भी वही बताते हैं, किसी को छोड़ो तो दूसरा चीज मिलता है ना। अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहते हो, तो आपको एंटरटेनमेंट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर आपको फिटनेस अच्छा करना हो तो खाने को सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। जो लपलपा खाना होता है ना। कोई फ्रेंड या घर पे कोई पिज्जा खा रहा है, भाई बहन, आपको भी मन कर गया मैं भी पिज्जा खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा। लेकिन अगर आपको अपना फिटनेस को ठीक रखना है तो पिज्जा बर्गर को क्या करना है, सेक्रीफाइस करना है। सिंपल सी बात है। तो वही चीज, किसी भी चीज में आप देखना, जो चीज जितना आराम देता है वो उतना हराम होता है। सीरियसली सर, अब वो आराम को आप थोड़ा सा छोड़ दोगे तो आप देखना आगे का खेल आपके लिए बनेगा। ये बात मेरे लिए भी लागू होता है, आपके लिए भी लागू होता है, हर इंसान के लिए लागू होता है। चलो ठीक है। सही तो पीयूष, भूल बोल हमने की।
না, না স্যার একদম ঠিক কথা। अब ये কনফিডেন্স থাকলে তবে তবেই হবে কিছু, হবেই কিছু হবে। মানে আমি মানে ওই যে বলে না কি গাছে উঠবো না অথচ পাকা फलটা खाबो, हाउ कैन इट पॉसिबल सर? पेड़ पे जो चढ़ेगा, बचपन में अगर आप लोग दोस्त लोग मिलके कभी पेड़ पे चढ़ने का काम करते थे, मेरा ऐसे पेड़ पे चढ़ने का टेक्निक अच्छा नहीं है, मैं गिर जाता था। तो मैं नीचे ही खड़ा रहता था या फिर जोर से जोर सबसे लोएस्ट जो उसका ब्रांच होता था या डाल बोलते हैं बंगाली में हम लोग, उसी पे खड़ा रहता था। और जो सबसे ऊंचाई में उठता था वो सबसे बेस्ट वाला मैंगो या बेस्ट वाला प्यारा या अमरूद है ना, उसको पाड़ता था, निकाल के खाता था। नो डाउट सर हम लोग नीचे जो भी रहते थे उसको सबसे बेकार वाला ही मिलेगा ना, क्योंकि वो पेड़ पे नहीं चढ़ा। तो जो पेड़ पे चढ़ेगा उसको तो मिलेगा, नो डाउट। इसलिए बंगाली में कहावत भी है सर कि गाछे उड़बो ना अथच पाका फलटा खाबो, हाउ कैन इट पॉसिबल? संभव नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग मन में सोचते रहते हैं ना कि हमें रिचेस्ट बनना है, हमें सक्सेसफुल बनना है, पर उसके लिए जो जरूरी मेहनत है या जरूरी पढ़ाई है या जरूरी वटेवर जो भी नीड है, उस रास्ते से नहीं गुजरना है, पर फिर भी हमें रिच बनना है, फिर भी हमें सक्सेसफुल बनना है। हाउ कैन इट पॉसिबल? क्वेश्चन मार्क है सबके लिए। ये बात मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी के लिए लागू होता है, लाइफ लेसन है। ये एक्चुअली शेयर मार्केट मेंटल गेम है सर, पूरा मेंटल गेम है, नॉट जस्ट शेयर मार्केट। आप सोचो ना, क्रिकेट या फुटबॉल मेंटल गेम नहीं है? वैसे उस दिन किसके साथ हुआ रे फुटबॉल में, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल में? थोड़ा सा जला रहा हूँ आप लोगों को। जो इस फाइनल किसके साथ हुआ था? मोहन बागान और ईस्ट बंगाल में हुआ था। मोहन बागान जीता इतना मुझे पता है। फाइनल किसके साथ था? ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल। ठीक है, अब ईस्ट बंगाल हारा। ऑब्वियसली ईस्ट बंगाल के लोगों का दिल थोड़ा टूटा हुआ है। पहला मैच मोस्ट प्रोबेबली ईस्ट बंगाल जीता था, है ना? लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर। अब आप मुझे पूछोगे सर आप कहाँ का सपोर्टर हो? सर मैं ऐसे तो बहुत सपोर्टर नहीं हूँ फुटबॉल का, बट फिर भी अगर आप बोलोगे तो मोहन बागान का ही। सर जात पात ना करे। लेकिन पॉइंट इज दैट कि ये जो भी फुटबॉल में जो भी मैच खेल रहे हैं, मे बी किसी पर्टिकुलर डे में ना वो पर्टिकुलर रिस्क नहीं ले पाता है, तभी जाके कभी कोई हारता है तो कभी कोई जीतता है। तो यही फर्क कर देता है और कुछ नहीं। हार और जीत के बीच का ही फर्क है। डाउ थ्योरी सेकेंड पार्ट, चलो आगे बात को बढ़ाते हैं। नहीं तो सिर्फ ऐसा लगेगा कि सर ज्ञान बांटते बांटते क्लास खत्म हो गई। सॉरी सर। देखो सर, चार्ल्स डाउ ने बहुत सारा बात किया, उसमें से कुछ बात हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे, कुछ बातें आज कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस क्लास को याद करें तो उसमें डाउ डाउ मैंने चार्ल्स डाउ, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का वन ऑफ द पॉपुलर टेक्निकल एनालिस्ट में से एक है सर, जिनका थ्योरी टेक्निकल एनालिसिस में चरणामृत की तरह है। चरणामृत सीरियसली, ऐसे हम लोग वो भगवान का चरणामृत लेते हैं ना, ऐसा समझ के लेते हैं कि जैसे भगवान का ही दिया हुआ अमृत है, वैसा ही आप समझ सकते हो। ये डाउ थ्योरी स्टॉक मार्केट में अमृत की तरह है। हाँ सर, अमृत बरसा रहा है, आप ले सकते हो तो ले लो। इन्होंने मार्केट का जिस तरह का एनालिसिस दिया है, ये बेसिकली एक बिहेवियर देखा इन्होंने। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न देखा, इन्होंने और कुछ नहीं देखा। और ये जो बिहेवियर पैटर्न इन्होंने देखा, और इस पैटर्न पे मार्केट में कुछ पैटर्न फॉर्म हो जाता है। तो कभी डबल टॉप देखा, कभी डबल बॉटम देखा, है ना? और उसके बेसिस में एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए वो बताया। और कब डबल टॉप फॉर्म होते हैं, कब डबल बॉटम फॉर्म होते हैं, या टॉप में क्या करना चाहिए, बॉटम में क्या करना चाहिए, इसका एक एनालिसिस इन्होंने दिया। और वेस्टर्न वर्ल्ड में, स्पेशली इन अमेरिकन एंड यूरोपियन वर्ल्ड, जब वहां पर कैंडलस्टिक कॉन्सेप्ट, ऐसे कैंडलस्टिक कॉन्सेप्ट मेनली ईस्टर्न वर्ल्ड का है, यानी जापानीज वर्ल्ड में कैंडलस्टिक का यूज पहले हुआ है सर। तो वेस्टर्न वर्ल्ड कैंडलस्टिक को बाद में अपनाया, पहले वो अपना टेक्निकल नॉलेज को इसी कॉन्सेप्ट में देखता था। कैंडल कॉन्सेप्ट इनके पास नहीं था, तो जब कैंडल भी नहीं था इनके पास, वेस्टर्न वर्ल्ड के पास, तब भी ये कॉन्सेप्ट लागू होता था जो चार्ल्स डाउ ने बताया।
तो ये कोई पूरा नया बात नहीं है, इट्स अ वेरी ओल्ड मेथड। बट आपको पता है ना सर, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। सर ये कैसा बात कर दिया आपने? हाँ सर, ऐसे एक कहावत है, ओल्ड इज गोल्ड। एग्जैक्टली सर, तो वही ओल्ड बातें हैं पर बहुत ही काम का है। तो ये ओल्ड मैटर में डाउ ने और भी कुछ बात कहा सर। एक तो उनका सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट जो था, दैट इज 3 फेज में मार्केट को उन्होंने डेवलप किया था, है ना सर। एक एक्यूमुलेशन फेज, जब मार्केट एक्यूमुलेट करता है, साइडवेज मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस मार्केट में हमें मजा नहीं आता। साइडवेज मार्केट में नॉर्मली लोगों को मजा नहीं आता, क्योंकि मार्केट में अप डाउन नहीं हो रहा है ना। मार्केट या तो मूव अपर मूव नहीं दे रहा है, या तो डाउन मूव नहीं दे रहा है। मैंने शॉर्ट सेलिंग का भी मौका नहीं बन रहा है, और अच्छा बाई का भी मौका नहीं बन रहा है। पर सर जो साइडवेज मार्केट में अपने आप को टिकाना जानता है, ठीक है, वो आगे जाके अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकता है। सर इसको आप स्पोर्ट्स के एंगल से भी सोच सकते हो। हर कोई भी स्पोर्ट्स, आप जो भी स्पोर्ट्स पसंद करते हो, ठीक है, माने फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, या फिर एनी काइंड ऑफ आउटडोर गेम हो, या जो भी आपको आपको जिस स्पोर्ट्स में रुचि हो। मुझे क्रिकेट में ज्यादा रुचि है, तो मैं क्रिकेट से समझ लेता हूँ सर। जैसे देखना सर, जब भी एक क्रिकेट इनिंग्स चलता है, ठीक है, एक बैटिंग टीम के बात कर रहा हूँ, बॉलिंग के एंगल से भी बोला जा सकता है। कभी कभी देखना बॉलर बहुत अच्छा फॉर्म में होते हैं, स्पेशली स्टार्टिंग फर्स्ट 10th ओवर। रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया मैच, हाँ सर, साइंस अफरीदी, ऐसे ग्रेट बॉलर सर, नो डाउट। खेला देखे थे ना सर इंडिया पाकिस्तान? वो अलग बात की रिजल्ट नहीं आया कि देखे थे नहीं थोड़ा सवाई देखे थे, है सर। ठीक है। तो साइंस अफरीदी नो डाउट वन ऑफ द ग्रेट बॉलर इन द वर्ल्ड। उसका बॉलिंग एक्शन से लेके उसका बॉलिंग स्पीड एज वेल एज स्विंग कंट्रोल, बार बार कोहली जैसे बैट्समैन को वो डोमिनेट किया है, ये बात सही है। लेकिन इस ऐसा नहीं कि कोहली कभी डोमिनेट नहीं किया। कोहली उसी दिन डोमिनेट किया है, या रोहित शर्मा उस दिन डोमिनेट किया है, जब वो साइंस आका वो साइडवेज टाइम को क्रॉस कर पाता है। मैंने फर्स्ट 3-4 ओवर अगर वो साइंस को समझ लेता है, तो फिर आगे जाके चाहे वो कोहली हो या रोहित हो, वो आगे मौका बना सकता है ना सर। तो कहीं ना कहीं आपको उस टाइम पे एक एक्यूमुलेशन फेज की तरह कैरेक्टरिस्टिक फील्ड करना पड़ेगा। माने पेशेंस के साथ आपको, और थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। यही आपको एक बेहतर से बेहतर क्रिकेटर एज वेल एज बेहतर से बेहतर ट्रेडर भी बनाता है। पॉइंट टू बी नोटेड सर। साइंस का पहला 3-4 ओवर बहुत खतरनाक होता है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में आप जब एंटर करते हो मार्केट फेज के बेसिस में, आपको पता है मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। उस टाइम पे ट्रेडर होने के नाते आपको भी पेशेंस का परीक्षा देना होता है। जो ये पेशेंस को झेल लिया, जो इस फेज को झेल लिया, वो आगे जाके प्रॉफिट करेगा। ठीक जैसे कोहली जब रन बनाता है या सेंचुरी करता है, उसी कारण से कर पाता है। एंड दैट इज द हार्डकोर ट्रूथ सर। अब प्रॉब्लम यही है कि क्या आप इस पॉइंट को झेलने के लिए रेडी हो? दैट इज द पॉइंट। क्या आप इस पॉइंट में मार्केट को अंडरस्टैंड कर पाते हो? ठीक जैसे कोहली या रोहित जो भी है, साइंस को 3-4 ओवर, फर्स्ट 3-4 ओवर्स ऑफ साइंस पे भी क्या उसको झेल पाएगा? दैट इज द क्वेश्चन। जिस दिन झेल लेगा, झेलना माने मैंने बियर करना, मैंने सोजो करा बांग्लाয় बोले तो, अगर सह लिया तो आगे कुछ होगा अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर पाया तो गया काम से। ऐसे ये, जब मैं मुझे याद है बचपन में साइंस आफरीदी की तरह ही एक बॉलर हुआ करता था, बहुत पॉपुलर, उससे भी बड़ा बॉलर, वासिम अकरम। उनके टाइम पे भी सेम टू सेम होता था, ठीक है कि पहला कुछ ओवर आप सह लो, फिर आगे। ग्लेन मैकग्राथ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, ये सब टॉप बॉलर्स के सामने ना आपको सहना पड़ेगा। सचिन भी यही इसी तरह से ग्रेड बनाए। तो पॉइंट वहीं पर है सर, कि कैसे एक्यूमुलेशन फेज में आप अपने आप को बना के रखोगे, तब जाके आपको मार्कअप फेज मिलेगा, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑल्सो। तो कब आपको प्रॉफिट लगा के निकल जाना चाहिए, जब भी आप समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ गया है, ठीक है, प्रॉफिट बुक करो और निकलने का कोशिश करो, है ना सर। ये सिंपल सी बात है, बट यही सिंपल बात लोगों को समझ में
आता है क्या? ये सिंपल बात लोगों को समझ में आ जाता है सर? नहीं आता है सर। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग रेंज। अब ट्रेडिंग रेंज क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज इज ए नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द डबल एंड ट्रिपल फॉर्मेशन। ये जो हम लोग कुछ देर पहले, मैंने लास्ट क्लासेस में डबल टॉप एंड ट्रिपल फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा, उसमें आपने जिस तरह से देखा कि मार्केट लगातार एक गैप क्रिएट करके एक डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बना रहा है ना। ये टॉप है या बॉटम भी बोल सकते हो आप, ठीक है, ट्रिपल बॉटम या ट्रिपल टॉप। ये जो रेंज का कॉन्सेप्ट है, ये एक नेचुरल एक्सटेंशन है डबल एंड ट्रिपल फॉर्मेशंस का। In a range, the stock attempts to hit the same upper and lower price level multiple times. बार बार मार्केट, चाहे कोई इंडेक्स हो या चाहे कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, ठीक है, चाहे इन्फोसिस का शेयर देख लो, चाहे कोई भी आपका पसंदीदा शेयर, ठीक है, रिलायंस का, बार बार एक जगह में हिट करता है, बार बार उसी जगह में बॉटम में हिट करता है या टॉप में हिट करता है लगातार। In a range, the stock attempts to hit the same upper and lower price level multiple times for an extended period of time. This is also referred to as the sideways market. और इसी मार्केट को साइडवेज मार्केट भी कहा जाता है। माने मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा जाता है, फिर नीचे आता है, फिर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर जाता है, फिर नीचे आता है। इस तरह का ना एक साइडवेज मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, माने ना तो बुलिशनेस प्रॉपर्ली, ना तो बेयरिशनेस प्रॉपर्ली। ये बहुत ही बोरिंग टाइप ऑफ मार्केट कंडीशन लगता है सर, बट इसी बोरिंग कंडीशंस में ही कुछ ना कुछ छुपा होता है। ये बात मैं ना कल के क्लास में भी बता रहा था, लॉ क्लास में, ठीक है, बिजनेस लॉ का क्लास था, उसमें भी यही बात कर रहा था कि जो जिंदगी में जो बात जितना बोरिंग लगता है, उस बात पे सबसे ज्यादा दाम होता है। सर शायद आपको मेरा ये बात समझ नहीं आएगा, बोरिंग चीज सबसे ज्यादा काम आता है। बोरिंग इन द सेंस जो काम करने से या जिसको देखने से या जिस चीज पे आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, अगर आप उस चीज पे इंटरेस्ट लगा दे तो शायद जिंदगी बन जाए। As the price oscillates in a narrow range without forming a particular trend, कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं मिलता आपको, एक जगह के अंदर मार्केट ऑस्किलेट करता है, ऑस्किलेट्स या ऑस्किलेट जो भी बोलो आप, माने पेंडुलम की तरह इधर उधर होता है। पेंडुलम देखे हो सर? हाँ, ऐसे एक होता है पेंडुलम, वो अपने एक जगह में रह के कभी इधर कभी इधर, ठीक है, ना तो ऊपर जाता है ना तो नीचे जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया में ऑसिलेट्स करता है, कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं बनाता। इट इज कॉल्ड अ साइडवेज मार्केट और साइडवेज ड्रिफ्ट। इस मार्केट का क्या नाम है सर? इसे साइडवेज मार्केट कह दो या साइडवेज ड्रिफ्ट कर दो। सो व्हेन बोथ द बायर्स एंड द सेलर्स are not confident about the market directions, the price would typically move in a range, and hence typical long-term investors would find the market bit frustrating during this period. ये पीरियड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फ्रस्ट्रेटिंग वाला होता है, और ट्रेडर इनमें से बहुत फायदा उठाते हैं। जो लोग इंट्राडे करते हैं या फिर पोजिशनल ट्रेड करते हैं ना, वो इस साइडवेज मार्केट का फायदा लेता है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स साइडवेज मार्केट में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है पता नहीं यार शेयर में दम है कि नहीं, 3 महीना हो गया ऐसे, कभी कभी तो ये एक हफ्ता तो छोड़ो, 3 महीना 4 महीना एक ही तरह चलता है। रिलायंस तो गजब किया सर, लगातार करीब 2 से 3 साल साइडवेज सिचुएशंस में रहा था। However, the range provides multiple opportunities to trade both ways. बट ये जो रेंज बनता है, ये दोनों तरह से फायदा देता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, चाहे लॉन्ग माने बाई करके सेल करना, चाहे शॉर्ट माने सेल करके बाई करना, विद रीजनेबल एक्यूरेसी फॉर ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर। और इसमें आपको एक एक्यूरेसी भी मिलता है, मजाक नहीं कर रहा हूं सर, ये सब लाइन नहीं है, लाइफ है। सुनने में लगता है थ्योरी है, पर इस थ्योरी को आप प्रैक्टिकली अप्लाई करो तो ये जिंदगी बन जाता है। रीजनेबल एक्यूरेसी फॉर ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर, द अपसाइड इज कैप्ड बाय रेजिस्टेंस एंड डाउनसाइड बाय द सपोर्ट। अब इस पूरा साइडवेज मार्केट का एक अप और डाउन साइड होते हैं। डाउन साइड सपोर्ट जोन को डिनोट करता है और अपर जोन रेजिस्टेंस को डिनोट करता है, माने जिसके बाहर मार्केट और आगे नहीं जा, ऊपर नहीं जा रहा है, और डाउन साइड में मार्केट उसके नीचे नहीं आ रहा है। thus it is known as range bound। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा है ना,
इसको रेंज बाउंड कहते हैं। ऐसा आपको मार्केट में बहुत बार दिखेगा। मार्केट ना एक टाइम टू टाइम रेंज बना के चलता है। जैसे यहाँ पर ऐसे एक एग्जांपल आपको मैं चार्ट में दिखा रहा हूँ, आप इधर भी देख सकते हो। उसके बाद आपको लाइव मार्केट में भी फाइंड आउट करने का काम मैं देता हूँ। इसमें बायर एज वेल एज सेलर दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ये डीएलएफ का एक चार्ट है जिसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया गया है। जस्ट लुक एट हियर सर। डीएलएफ करंट मार्केट में चल रहा था 182 समथिंग, ऐसा कुछ दाम चल रहा था। ये स्पॉट मार्केट में तब जब ये स्क्रीनशॉट लिया गया था तब इसका स्पॉट प्राइस था। Now look at the situations of the DLF stock. इसमें आप देखो 2 डबल टॉप इधर है और 3 ट्रिपल बॉटम यहाँ पर है। मैंने मार्केट यहाँ पर नीचे गिरा है, फिर इस रेंज से मार्केट वापस रिबाउंड किया है, वापस मार्केट बॉटम हिट किया है, फिर मार्केट अप किया है, फिर बॉटम हिट, फिर अप, बट उसी जोन में मार्केट है। ये जो सिचुएशंस मार्केट बनाता है ना, इसी को साइडवेज बोलते हैं। इसी को साइडवेज या साइडवेज ड्रिफ्ट कहते हैं सर। अब इस पर्टिकुलर जोन में ट्रेडर को फायदा है क्योंकि उसको ना ये चिंता नहीं होता, वो टारगेट फिक्स कर सकता है। ट्रेडर का फायदा क्या है? इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए आया है, वो और ज्यादा से ज्यादा एप्रिसिएशन चाहता है शेयर में, बट ट्रेडर को फायदा है। ट्रेडर चाहते कि ट्रेडर क्या ना एक मेंटली एक मेंटल स्ट्रेंथ आ जाते उसका। अच्छा ऐसा हुआ है, मानो कि वो ये वाला सिचुएशन देख लिया था जब मार्केट अपर लेवल में 165 से अप्रॉक्स 125 सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन को बेसिकली बताता है सर। ये सपोर्ट है, सपोर्ट मैंने नीचे पकड़ा हुआ है, इसके नीचे मार्केट जा नहीं रहा है और इधर रेजिस्टेंस है 165 पे, मैंने मार्केट 165 को एज सच क्रॉस नहीं कर रहा है। समझ रहे हो सर? मार्केट 165 को एज सच क्रॉस नहीं कर रहा है ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मैंने यही बताते हैं। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर अलग से क्लास होता है सर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट है जहां पर रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल को कैसे यूज करना है वो तो सिखाया जाता है, बट आप इतना जानो कि रेजिस्टेंस लेवल आपको मार्केट का अपर सर्किट की तरह बोल सकते हो आप। ये अपर लेवल में मार्केट को स्टॉप कर देता है, इसके ऊपर ये ज्यादा बाउंड मतलब और ज्यादा आगे नहीं जाता है एक एवरेज तौर पे। और सपोर्ट लेवल भी उसी तरह का, ये लोअर बाउंड का लोअर रेंज है, ठीक है, जो बार बार वहीं पर आके मार्केट रुक जाता है, ठीक है। सो अगर एज ए ट्रेडर आप ये चीज आइडिया कर लेते हो तो आपके लिए अच्छा है ना, स्टॉक को प्रेडिक्ट करने में उसका कैरेक्टर समझ में आ जाता है। सिमिलरली यहां पर भी हुआ है, अपर इज 165 एंड द लोअर है 128, दिस वन, और ये बार बार हिट हुआ है 165 एंड 128 में बार बार मल्टीपल टाइम्स एंड कंटिन्यू टू ट्रेड विद इन द रेंज, और उसी रेंज के अंदर मार्केट है। द एरिया बिटवीन द अपर एंड लोअर लेवल, जो एरिया इसके बीच में बनता है, दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द रेंज। इसको इस रेंज का विड्थ कहा जाता है। ऑन द इजी ट्रेड्स टू इनिशिएट इन सच ए सिनेरियो वुड बी दी बाय नियर द लोअर लेवल। आपको कब बाय करना चाहिए? जब मार्केट लोअर लेवल में, माने 128, 130, 135, दिस इज योर बाइंग जोन, एंड सेल नियर द हायर लेवल, यानी 165 एंड क्लोज टू 165, 160, 155 ऐसे रेंज में आप सेल कर सकते हो। इनफैक्ट द ट्रेड कैन बोथ वेज, इवन आप उल्टा भी कर सकते हो। अगर आप मार्केट को समझ गए, आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो, है ना सर? एज ए शॉर्ट सेलर भी आपके लिए फायदा का जगह है कि आप 165 में या 160 में, 165 में अगर आपको पता लग गया, 165 में सेलर बनो। इवन आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप इसका फायदा ले सकते हो, है ना? आप ऑप्शन में भी फायदा ले सकते हो ना। ऑप्शंस में भी आपको पता है कि कॉल और पुट का क्या सिचुएशंस होते हैं, कि कब कॉल बायर बनते हैं, कब कॉल सेलर बनते हैं, कब पुट बायर बनते हैं, कब पुट सेलर बनते हैं, है ना? तो अगर आपको पता लग जाता है कि मार्केट गिरने वाला है, माने मार्केट बेयरिश है, या फिर आपको पता लग जाता है कि मार्केट बुलिश है, तो ये सिनेरियोज आपको बहुत हेल्प करता है और टारगेट को भी फिक्स करने में हेल्प करता है। आप एक अच्छा टारगेट भी बना सकते हो, मैंने लोअर लेवल में एज वेल एज अपर लेवल में।
কি ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে তো? वेरी इजी सर, इट्स नॉट वेरी टफ। बस प्रॉब्लम यही है कि इसको एग्जीक्यूट करने के टाइम पे कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है। एक आध बार गलती होगा, एक आध बार गलती हो सकता है, बट बार बार नहीं होगा सर। खुद पे भरोसा बहुत जरूरी है, ठीक है? अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस और भरोसा में फर्क होता है, ठीक है? डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंट बहुत खतरनाक चीज है, खुद भी डूबोगे, दुनिया को भी लेके डूबोगे, ठीक है? और एक होता है सच का कॉन्फिडेंट, ठीक है? ये आई एम कॉन्फिडेंट, ये चीज अलग होता है। সবাই কানেক্টেড, সবাই বুঝতে পারছে? है सर। In fact, the chart above is a classic example of blending Dow theory with candlesticks. ये जो चार्ट ऊपर में जो डीएलएफ का चार्ट आप देख रहे हो, ये चार्ट ना बहुत ही गजब का चार्ट। क्यों सर? क्योंकि इसमें डाउ का जो कॉन्सेप्ट है, रेंज बाउंड होके चलना, ये कॉन्सेप्ट भी फॉलो हो जाता है। और दूसरा, कैंडलस्टिक के बारे में तो डाउ ने नहीं बताया था, कैंडलस्टिक्स अलग से बना था और यूरोपियन वर्ल्ड में कैंडल्स को किसी और टेक्निकल एनालिस्ट ने उसको लाया था। उसका नाम क्या है मैं अभी भूल रहा हूँ, जिन्होंने कैंडलस्टिक को यूरोपियन वर्ल्ड में सक्सेसफुल बनाया था। और जापानीज वर्ल्ड में वो किसी और के नाम पे था, मुझे दोनों नाम ही अभी मैं फॉरगेट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग बता सकते हो। यूरोपियंस वर्ल्ड में किसने माने वेस्टर्न वर्ल्ड में कैंडल्स को किसने पॉपुलर किया था, और जापान में ये कैंडलस्टिक का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था? दोनों नाम किसी को याद है? एनीवन? ये इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था सर मैं, बट मुझे करेंटली याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों में से किसी को भी याद है तो आप जरूर बोल सकते हो। কারোর মনে আছে? सर आप भूल गए तो हम लोग। स्टीव नेशन ছিল। स्टीव नेशन सर। स्टीव नेशन, हाँ, वो कैंडल्स का वेस्टर्न वर्ल्ड में। और जापान में इसका भी एक गजब नाम है, जापानीज टाइप का नाम है। सर होम्मा की समथिंग ছিল। होम्मा, हाँ, होम्मा 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 की सकाना की ना, होम्मा समथिंग होम्मा। वेरी गुड तथा, वेरी गुड। चलो, तथा का मेमोरी अच्छा काम कर रहा है, तथा का मोस्ट प्रोबब्ली जीबी अच्छा है गीगाबाइट अच्छा है, वेरी गुड तथा। ऐसे ही होम्मा कुछ है, बट एग्जैक्टली पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। याद रखना सर, ये सब याद रखना जरूरत है। अच्छा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है पर्टिकुलर रेंज बाउंड होके काम करना, जो डाउ एक्चुअली आपको बताना चाहता है, बट यहाँ पर ना आप एक इंटरेस्टिंग चीज कर सकते हो। इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट और बहुत ही काम का है। यानी इजी है मतलब ऐसा नहीं कि काम का नहीं है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि जो टफ होता है वही काम का होता है। गलत बात सर, गलत बात। ऐसा कभी नहीं परसेप्शन बनाना चाहिए। कभी कभी कोई कोई काम ना इजीली भी हो सकता है, हम लोग जबरदस्ती उसको कठिन करके सोचते हैं। लोगों को आदत से हो गया हर चीज को टफ करके सोचे। ये आदत हो गया क्योंकि बचपन में हमें ना ऐसे सिखाया जाता था कि जो टफ है वही सही है और जो इजी है वो हो नहीं सकता। यानी जिंदगी में कोई भी चीज इजी नहीं है, ऐसा ही हम लोगों को ना माइंड को ट्रेंड किया गया, बट ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसे होते हैं कि आप इजी चीज को भी अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाओ तो वो भी आपको रिजल्ट देता है। बट प्रॉब्लम लोगों के मन में जो घुस गया कि जी जब तक हम टफ चीज चेज नहीं करेंगे तब तक शायद नहीं हो पाएगा। नहीं सर, इजी में भी होता है। तो ये कैंडल के साथ डाउ का एक कॉकटेल बोल सकते हो। जैसे कि द बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इज सजेस्टिंग अ लॉन्ग। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कैंडल में क्या हुआ है। और ऐसा सिनेरियो आपको, मैं आपको गारंटी देता हूँ सर, ऐसे सिनेरियोज आपको मार्केट में हजारों मिलेगा, हजारों मिलेगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती सर। कोशिश करके देखो आपको मिलता है कि नहीं। ये मार्केट से ही लिया गया है ना, तो ऐसा नहीं कि ऐसा सिर्फ डीएलएफ के केस में हुआ है या हुआ था। ऐसा आपको हजारों बार मिलेगा। जस्ट लुक एट दिस सिचुएशन। डाउन ट्रेंड में ये बियरिश ट्रेंड है, और बियरिश ट्रेंड में ये कौन सा पैटर्न बना है सर? बोलो। बॉटम में कौन सा पैटर्न बना है?
जो लोग कैंडल जानते हो, जिनको नहीं पता कैंडल, डोंट वरी सर, उनको कैंडल आगे सिखाया जाएगा। कैंडल आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बट मैं आपको पूछने ये चाहता हूँ कि ये कौन सा इंगल्फिंग है, ये बुलिश इंगल्फिंग है या नहीं है? यस है ना सर? एकदम सर। बुलिश इंगल्फिंग का सबसे बड़ा कैरेक्टर ये होता है कि ये पहला बात की डाउन ट्रेंड में बनेगा, ठीक है, मैंने प्रीवियस ट्रेंड जो है वो बेयरिश होगा। सेकंड थिंग, पहला कैंडल रेड कैंडल होगा, माने मार्केट और नीचे जाएगा, ऐसा ही प्रेडिक्शन मार्केट को लगता है। पर सेकंड कैंडल इतना बड़ा होगा कि पहला रेड कैंडल को कंप्लीटली खा जाए इन द सेंस खा जाए इन द सेंस कंप्लीटली कवर कर ले, ठीक है। जैसे ये सेकंड कैंडल फर्स्ट रेड कैंडल को एटलीस्ट बॉडी जो होता है, एटलीस्ट जो बॉडी होता है, माने ये जो दोनों साइड में जो वीक होता है ना सर, कैंडल का जो वीक है इसको ना भी खा सकता है, बट एटलीस्ट बॉडी को कंप्लीटली खा जाए, तब हम उसे इंगल्फ कहते हैं। और ये बुलिश इंगल्फिंग इज अ वेरी पॉपुलर कैंडल स्टिक्स इन ट्रेड पैटर्न। और अगर वो इस तरह का डाउन ट्रेंड में बने तो एकदम बल्ले बल्ले सर, छक्का लगाने जैसा है। वो तो छोड़ो, ये तो फिर भी बहुत पॉपुलर कैंडल है। हम लोग लास्ट क्लास में एक सिंपल सा पियर्सिंग पैटर्न या डार्क क्लाउड कवर का एक मिश्रण था, उसमें भी हम लोग ये क्लास में एनालिसिस कर रहे थे कि सर मार्केट में कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है, बिकॉज प्रायर ट्रेंड जो था वो बेयरिश था, है ना। प्रायर ट्रेंड, निफ्टी का बात कर रहा हूँ, प्रायर ट्रेंड बेयरिश था, और बेयरिश ट्रेंड के बाद, और वो फ्राइडे था, और हम लोगों ने देखा कि फ्राइडे में अगर मार्केट इस तरह का एक कैंडल स्टिक्स डेवलप कर रहा है तो कहीं ना कहीं मंडे ऑनवर्ड्स मार्केट में एक पॉजिटिव मूवमेंट होने वाला है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो कि कैंडल भी हमको साथ दिया, और उसी के बेसिस में मार्केट में एक पॉजिटिवनेस रहा है। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक सिंपल सा आइडिया था, और ये सिंपल आइडिया काम कर गया। तो ये तो फिर भी इंगल्फिंग नहीं था, बट हाँ ये कैंडल भी बहुत लोग फॉलो करता है। ये कैंडल स्टिक्स में ऑलरेडी एक बार मैंने डिस्कशन किया है, फिर चर्चा करूंगा, डोंट वरी सर। और रही बात रेंज बाउंड का, वो भी आप चेक कर सकते हो कि नियरेस्ट लास्ट 2-3 महीने का अगर आप डेटा चेक करो तो ये कितना सपोर्ट लेवल में या रेजिस्टेंस लेवल के पास है या नहीं है, इसका भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। करेंटली तो मार्केट मुझे लगता है कि ये एक रेंज बाउंड सिचुएशंस में है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, इस पॉइंट में पहले भी एक बार डाउन हुआ था, है ना, उसके बाद मार्केट में अपवर्डनेस आया था, फिर उसी रेंज को हिट किया ना सर। किया कि नहीं किया बोलो, आपके सामने है। है सर। एकदम आपके सामने है। तो अगर आप डाउ का कॉन्सेप्ट को देखें और साथ में कैंडल आपको साथ दे दे, तो आप बिल्कुल मार्केट को पहचान सकते हो कि अच्छा ऐसा पहले भी इस तरह का सिचुएशंस हुआ था, और उसी रेंज से मार्केट में कैंडल में मौका भी दे रहा है। तो एक तो आपको डबल बॉटम दिख गया, और सेकेंडली आपको कैंडल भी साथ दे दिया। तो डबल बॉटम का कॉन्सेप्ट किसका है? डाउ का है। और कैंडल स्टिक्स तो आपको पता ही है, टेक्निकल का जान है। तो अगर आपको कैंडल भी समझ में आ जाता है और डाउ का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाता है, तो फिर ट्रेड लेने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एकदम आंख बंद करके ले लेना। एक आध बार आउट हो सकते हो, पर बार बार आउट नहीं होंगे सर, बोल रहा हूँ सर, बात को याद रखना। एक आध बार हो सकता है गलती, या मार्केट आपके साथ धोखा कर दे, फुल टच में भी लोग आउट होता है ना सर कभी कभी, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट एक बार आउट होने का मतलब थोड़ी है कि बार बार आउट हो जाओगे। नॉर्मली फुल टच है तो छक्का ही लगाना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली अगर आप मुझे बोलोगे कि सर आप यहाँ पर ट्रेड लेते, सर नॉर्मली सर ये वाला कैंडल मुझे उतना पसंद नहीं है, ठीक है, पर फिर भी मुझे ना यहाँ पर कॉन्फिडेंस लग रहा था, ठीक है, मेरा पर्सनल बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर आप मुझे बोलते तो मैं इस कैंडल को उतना पसंद नहीं करता, अगर ये कंप्लीटली इंगल्फिंग होता या कंप्लीटली हरामी होता तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता। ये मेरा पर्सनल मानना है। बाकी आप लोगों का अपना अपना होता है सर, सबका, आई नो दैट। सभी कैंडल पैटर्न का ना एक पहचान है, जिसको जो कैंडल्स पसंद आ जाए वो वही वाला कैंडल्स में बार बार अपने आप को बनाता है। वो होता है ना, कोई कवर ड्राइव में 4 लगाता है तो कोई
पुल या कट मार के 4 लगाता है। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे बैट्समैन हो, किस तरह का शॉट आपको खेलना अच्छा लगता है ना, सब मैटर करता है। तो ऐसा नहीं कि सबके लिए सब बात सही होगा, नहीं सर, मार्केट सभी के लिए अलग अलग मौका देता है, तो जो जिस मौके को इस्तेमाल करेगा। क्रिकेट देखा करो सर, क्रिकेट देखा करो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। मैंने सिर्फ विन और लॉस नहीं देखना है, पूरा क्रिकेट को अंदर से समझो, इट्स रियली हेल्प यू, आपको बहुत ही हेल्प करेगा, मुझे करता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, अब इधर देखो सर, पहला बात है कि ये 128 का जो जोन है ना, ये एक सपोर्ट जोन है जो डीएलएफ बार बार बना रहा था, ये सपोर्ट लेवल है, ये बार बार डीएलएफ बना रहा था, वो भी मल्टीपल टाइम्स बॉटम क्रिएट किया। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल जब आपके साथ है तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सपोर्ट लेवल के बाद मार्केट नो डाउट ऑपोजिट डायरेक्शंस में माने टर्न करेगा, ये चांसेस बहुत हाई है। और यहाँ पर स्मार्ट मनी भी ना अपना पैसा डाल देता है, माने एफआईआई का पैसा, डीआईआई का पैसा, तो मार्केट में एक ऑटोमेटिक मार्कअप सिचुएशंस देखने को मिलता है। तो उसमें रिटेल, एज ए रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर आप भी फायदा उठा लो, बहती गंगा में हाथ धो लो सर, बहती गंगा में हाथ धो लो, कहावत है सर नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, बहती गंगा में हम भी थोड़ा पुण्य स्नान कर लेते हैं, हाँ वही कर लो सर, नॉर्थ इंडिया में बड़ा पॉपुलर कहावत है। तो ये सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट होता है सर। अच्छा, तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको लॉन्ग सजेस्ट कर रहा था, दैट इज द फर्स्ट कैंडल। एक देखो सर, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा कैंडल है, आप लोगों का भी होना चाहिए, और मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडर ये पसंद करता है कि अगर बियरिश पैटर्न पे बुलिश इंगल्फिंग बन जाए ना, तो चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट सच में आप होगा। कब आपको एंटर करना चाहिए, ये सब मैं कैंडल स्टिक बताने के टाइम पे बोला था, सेकेंड कैंडल फॉर्मेशन के बाद, मैंने नेक्स्ट दिन जब ये कैंडल फॉर्म हुआ है, या नेक्स्ट सेशन जब ये सेकेंड कैंडल, इसमें 2 पैटर्न काम कर रहा है, पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2, तो पैटर्न 2 जिस दिन फॉर्म होगा उस दिन के एंड पे आप रिस्क टेकर हो तो आप पैटर्न 2 पे ले लो। अगर आपको डर लगता है, सर नॉर्मली लोगों को ना डर लगता है कि पता नहीं नेक्स्ट दिन क्या होगा, हेलो, ज्यादातर लोगों को क्या डर लगता है कि इस दिन तो हो गया, वो इंगल्फिंग तो देख लिया, बट फिर भी मन में एक शंका, क्योंकि कभी कभी फेलियर भी तो होता है। तो बुलिश इंगल्फिंग देखा, पर फिर भी डर लग रहा है कि पता नहीं अगर मतलब मार दूं, आउट हो जाओ, तो अगर कोई मेरा बाउंड्री लाइन में कैच पकड़ ले तो, ये डर होता है लोगों को, इस डर के मारे वो छक्का लगाने का या 4 मारने का कोशिश नहीं करता है। तो वैसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, वो नेक्स्ट बॉल देखे, अगर फिर से आपको सिमिलर काइंड ऑफ डिलीवरी मिल रहा है ना, अब तो ले लो, जब सेकेंड डे भी मार्केट बुलिश है, जो रिस्क एवर्स होगा वो नेक्स्ट दिन लेगा, नेक्स्ट दिन भी अगर लॉलीपॉप या फुल टॉस मिलता है, अगर वो कंफर्म होता है तो जाके, माने नेक्स्ट दिन अगर बुलिश कैंडल है तो उसको कॉन्फिडेंस मिलता है। ये रिस्क एवर्स ट्रेडर का कैरेक्टर है, फिर भी देखो वो कमा रहा है, कुछ तो कमा रहा है, रिस्क एवर्स के लिए भी अगला 2 दिन में कुछ पैसा है मार्केट में, वो भी अच्छा कमा रहा है सर परसेंटेज में। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रिस्क टेकर बनोगे कि रिस्क एवर्स बनोगे, बट ऑब्वियसली रिस्क एवर्स को कमाने का मौका कम मिलता है, वैसा लॉस का भी चांसेस उसको कम ही होता है, क्योंकि वो थोड़ा सावधानी होता है। रिस्क टेकर जब कमाते हैं छप्पड़ फाड़ के, जब गवाते हैं तब भी छप्पड़ फाड़ के। बात समझ में आ रहा है सर, प्लीज टेल मी, ये सिचुएशन समझ में आ गया आप लोगों को? Yes. सर एक बात का ध्यान रखे, इन रियल सिचुएशंस ये वाला एरिया मिसिंग होता है आपकी आंखों के सामने से, है ना, ये एक्चुअल में नहीं होता है, यहाँ पर आप तो दिख रहा है आपको क्योंकि ये बना हुआ है, बट इन रियल सिचुएशंस आपको ये जो बना हुआ है इस चीज को आइडिया लगाना है कि आगे क्या होगा, जिसको मैंने क्रॉस लगाया। अच्छा, और एक बॉटम देखो यहाँ पर, एक ये क्या बना है सर, इसको क्या बोलेंगे, ये सेकंड में दोजी, दोजी स्टार,
दोजी स्टार बना है सर, ठीक है, मॉर्निंग दोजी स्टार सजेस्टिंग ए लॉन्ग। नॉर्मली मॉर्निंग दोजी स्टार अगर डाउन मोमेंट में बनता है ना, ये वाला सिंगल कैंडल, दिस वन, मॉर्निंग दोजी स्टार अगर सिंगल में बनता है, वो भी डाउन ट्रेंड में बनता है, तो मॉर्निंग चांसेस, स्टार, हाँ वही मॉर्निंग स्टार बोलो मॉर्निंग स्टार, और क्योंकि ये morning- पतला, हाँ बोल सर। হ্যাঁ স্যার এটা মর্নিং স্টারই তো, মানে মর্নিং ডোজি স্টার বলছে তো, মানে আমরা তো একই মর্নিং ব্যাপার, স্টার হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা মর্নিং স্টার পড়েছি, আসলে এটাকে দোজি এই জন্য বলছে, পাতলা আছে তাই জন্য দোজি বলছে, একই ব্যাপার। तो मॉर्निंग डोजी स्टार या मॉर्निंग स्टार नॉर्मली डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो जाए, ठीक है, तो मार्केट नेक्स्ट दिन चांसेस इज वेरी हाई कि आपको मार्केट बुलिशनेस आएगा। थर्ड पैटर्न जो था ये वाला, चलो बियरी सिंगल थिंग, दिस वन, एकदम गजब का मौका बना रहा है सर, बियरी सिंगल थिंग। बियरी सिंगल थिंग क्यों? क्योंकि प्रायर ट्रेंड बुलिश था, और फर्स्ट पैटर्न वन जो था, पैटर्न वन मार्केट में बुलिशनेस को बरकरार रखना चाहता था, माने बुल अभी भी मार्केट में जीतना चाहता है, पर सेकेंड डे मार्केट पूरा बियर रहा है पैटर्न टू में, और इतना इतना बड़ा पैटर्न टू बना है कि पैटर्न वन को खा गया, इंगल्फ कर गया, और इसका मतलब यही होता है कि मार्केट अगला कुछ सेशंस में गिरेगा। तो आपको ट्रेड कब लेना चाहिए? यहां पर सर, यहां पर शॉर्ट सेल करो, अगर आप रिस्क टेक करो, यहां पर शॉर्ट सेलिंग करो आप। अगर आप रिस्क एवर्स हो तो नेक्स्ट डे का कैंडल फॉर्म होने दो, फिर जाके ट्रेड लो, फिर भी आपके लिए कुछ मार्केट मौका बनाता है। अगर अभी भी आपको मौका मिलने पे दिक्कत हो रहा है तो फिर छोड़ दो, खेलना ही मत, खेलना ही नहीं है, देन मार्केट इज नॉट फॉर यू। अगर फिर भी आपको डर लग रहा है तो फिर छोड़ दो सर। नहीं सर, मैं इंसल्टिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बात समझ में नहीं आता है वो उसको क्यों करे, मत कर। ऐसा मौका मार्केट आपको बहुत बार देता है, चाहे आप कोई भी फील्ड में देख लो, निफ्टी में देखो, कोई पर्टिकुलर स्टॉक में देखो, ठीक है। ऐसे अदानी में, अदानी में अगर आप देखोगे कि जब इंडियन बैंक का रिपोर्ट आया था, ठीक है, या फिर रिसेंटली अदानी को लेके, रिसेंटली देखो आप, रिसेंट एकदम, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ना रिसेंटली फिर से अदानी के बारे में मार्केट में, क्या खबर आया मार्केट में? अरे बोलो ना, रिसेंटली कुछ खबर आया कि नहीं आया अदानी को लेके? और হ্যাঁ क्या স্যার, खबर आया, की खबर इससे बोल। এক তো ওই অফশোর ফান্ডিং এর একটা অ্যালিগেশন লেগেছিল আদানির ওপর, যে নিজেদের টাকাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার নিজেদের কোম্পানিতে ইনভেস্ট করেছিল। हाँ আর রিসেন্ট সেমি জিনিস বলেছিল যে হ্যাঁ আদানি এরকম একটা অ্যালিগেশন ডিসক্লোজ করেছিল সেবি। আর हाँ সেবি একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিল যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের কাছে সেবি রিপোর্ট জমা করতে হতো, তো সেবি এবার নর্মালি পাবলিক রুল অনুযায়ী 75% বেশি হোল্ড করতে পারবে না যে কোনো প্রমোটার, কিন্তু আদানি কোম্পানিগুলোতে 75 বেশি ছিল। এবার সেবি বলেছে যে যদি এরকম টাইমের ফর্ম হয় আর সুপ্রিম কোর্ট যদি কিছু পায় তাহলে আদানিকে করিয়ে দেবে, अदानी के ডিলিস্টেড হয়ে যাবে, মানে যেগুলোতে এরকম ডিলিস্টেড করে দেবে, হ্যাঁ ডিলিস্টেড করে দেবে। एक्चुअली देखो सर, ये ना पॉलिटिकल गेम चल रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल गेम भी है। अदानी के बारे में एक प्रॉब्लम था 2016 के आसपास, मॉरिशस का कुछ फंड था जो कि एक अननोन फंड है जिसका कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिला था। ये क्वेश्चन पहले भी अदानी के बारे में रेज हुआ था। रिसेंटली कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बेसिस में सुप्रीम कोर्ट पैनल ने बोला कि कोई ऐसा इरेगुलरिटीज नहीं मिला है। वापस फिर से पॉलिटिकल हंगामा चल रहा है अदानी के बारे में कि ऑपोजिशन कुछ ना कुछ क्लेम करना चाहता है, लेकिन सेबी की तरफ से कोई ऑफिशियल डेटा नहीं निकल रहा है ना। जैसे देखो फिर से 12 घंटा पहले का न्यूज है, अदानी रेगुलेटर्स नीड टू क्लियर द ईयर, ठीक है, रेगुलेटर मैंने सेबी को पूछा जा रहा है कि भाई आप क्लियर करो कि अदानी का क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। सो व्हाट इज द पॉइंट सर, अब पॉलिटिकल गेम पे ये डिपेंड करता है कि आप मार्केट को कैसे समझ रहे हो, आपका पॉलिटिकल सोच कैसा है। अब आप रिजिड तो नहीं हो। हेलो, स्टॉक मार्केट एंगल से मैं अगर आपको बात करूँ ना, आपको ना पॉलिटिकली रिजिड नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट एंगल से बोल रहा हूँ, आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, वो एक बात होता है, ठीक है, कि मुझे ये पॉलिटिकल पार्टी को देश में देखना है,
ठीक है, जिसको जो पसंद है, सब डेमोक्रेटिक राइट है सबका। आप अपना डेमोक्रेटिक राइट अपने वोट बॉक्स में या पॉलिटिकल सपोर्ट में कर सकते हो, वो अलग बात है सर। बट जब आप बिजनेस के एंगल से सोच रहे हो ना, तो आपको ना न्यूट्रल होके सोचना पड़ेगा। किसी पर्टिकुलर गियर में रह के सोचने से नहीं होगा, माने फर्स्ट गियर सेकंड गियर में रह के सोचोगे तो आप ऑलवेज फंस सकते हो। इसलिए आप जब भी किसी भी तरह का मार्केट में किसी भी कंपनी के बारे में, चाहे वो पॉजिटिव बात हो या नेगेटिव बात हो, आप न्यूट्रल होके सोचा करो। ये मैं सबको सजेस्ट करूंगा, ये मेरा पर्सनल मानना है। रिजिड होके सोचोगे तो कहीं ना कहीं गलत कर सकते हो या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने किसी भी तरह झुकाओ, मैंने नहीं मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मैंने अगर कोई ऐसा है अदानी के साथ खराब नहीं हो सकता और कोई ऐसा मानो कि ऑपोजिशन से कांग्रेस है या कोई भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, हाँ नहीं ऐसा ही होना चाहिए, अदानी का खराब ही होने वाला है और वो उसके बेसिस में ट्रेड ले रहा है, ठीक है। तो ये हकीकत और माने रियलिटी और परसेप्शन दोनों में दूर दूर का नाता हो जाएगा सर, और उसका इफेक्ट आपको मार्केट में भी देखने को मिलता है। इसलिए देखो रिसेंटली अदानी के बारे में फिर से क्वेश्चन रेज हुआ, फिर से देखो मार्केट में कैसे सेलिंग प्रेशर चालू हुआ, और यहाँ पर भी सेम टू सेम बेयरिश सिंगल थिंग। यानी ये शॉर्ट सेलिंग मूवमेंट आपको वापस जनरेट करके दिया। मजा का बात देखो सर, इस पॉइंट में आके अदानी बार बार क्या कर रहा है, रिबाउंड कर रहा है, बार बार रिबाउंड कर रहा है। देखो यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है और मार्केट में फिर से एक मूवमेंट क्रिएट किया है। तो ये मार्केट में चलता रहता है। अब ज्यादा कभी कभी तो ऑलवेज लॉजिक भी काम नहीं करता कि सर इतना खराब रिपोर्ट आया है, इतना ज्यादा नेगेटिव है इसके बारे में, फिर भी मार्केट में लोग कैसे बाई कर ले रहा है। जब तक सेबी इनको डिलिस्टेड नहीं कर देता या सेबी इनके बारे में कुछ खराब नहीं बोल देता कंप्लीट वे में, ये सब परसेप्शन है, तब तक ये खेल चलता जाएगा। हाँ देयर में भी कुछ तो है कुछ तो है, बार बार आवाज उठ रहा है। अब पॉलिटिकल मैटर है, पुराना बात भी उछल रहा है सर। ये जो मॉरिशस वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये पुराना बात है, ये मैं भी जानता हूँ। रिसेंट कुछ खराबी है तो वो बताओ, लेकिन ऑपोजिशन या जो भी फॉरेन रिपोर्टिंग कंपनीज इसको बार बार ऑपोजिशन पार्टीज के साथ मिलके काम कर रहे हैं, वहां पर भी मुझे लग रहा है कि इनके पास प्रॉपर कोई प्रूफ नहीं हो रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सेबी करंट गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या सेबी अदानी को फेवर कर रहा है। हजारों सवाल आपके सामने है, अब आप देखो कि किस सवाल का जवाब आपको कैसे लगेगा। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে? हेलो, हाँ सर। कितना सारा सवाल मन में आ रहा है। अब वो सारा सवाल का जवाब आपको यहाँ कैंडल्स के अंदर। अब इसमें अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपना ट्रेडिंग फायदा उठा लो। और इसमें बेसिकली हाँ बोल। রিসেন্ট যেটা অডিটর যেটা বললো, ঠিক আছে, আদানিটাকে নিয়ে ডেলয়েটের অডিটর যেটা ডিজাইন করলো, ওখানেও অডিটর অনেক কিছু বলেছিল আদানিকে নিয়ে। রিসেন্টলি না, হ্যাঁ ওইগুলোরই ইফেক্ট হয়েছে তো। হ্যাঁ মানে ডেলয়েট তো রিজাইন করে দিয়েছিল। এবার ডেলয়েট যাওয়ার আগে মানে যেটা লাস্ট অ্যানুয়াল রিপোর্ট বেরিয়েছিল 700 পেজের অ্যানুয়াল রিপোর্ট বার করেছিল আদানিতে। এবার ওখানে ডেলয়েট নিজের কোয়ালিফাইড ওপিনিয়ন দিয়েছিল, আর ওখানে ক্লিয়ারলি বলেছিল যে সাফিসিয়েন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট এভিডেন্স না থাকার জন্য আমরা ক্লিয়ারলি অডিট করতে পারিনি। আমরা বলেছিলাম আদানিকে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অডিট মানে অডিট ইনভেস্টিগেশন করার জন্য, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট আমাদের দেয়নি। ম্যানেজমেন্ট বলেছে সুপ্রিম কোর্টে কেস চলছে, আর এদিকে হচ্ছে, তো ওই কারণে কোনো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে না। আর তো লাস্টে যে জায়গাটা বলেছিল আদার ওপিনিয়নে, যে আমরা বাকি যে আদানি গ্রুপগুলো কোম্পানির আছে ওর সম্পর্কে আমাদের কাছে কোনো ইনফরমেশন নেই, আমরা অডিট করতে পারছি না, তাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না থাকার জন্য আমরা রিজাইন করছি। মানে বেসিক্যালি ল্যাক অফ ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট, আর যেহেতু অনেক রকম লিটিগেশন চলছে সেই জন্য ওরা ছেড়েছে। আবার সবই সাবজেক্ট টু প্রুভমেন্ট, যতক্ষণ না পুরো কেসের ফয়সালা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রপার কনসেप्ट पाওয়া যাবে না। মানে जब तक ये प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिलता है तब तक अगर आप अदानी को देखोगे ना, ठीक है, अगर आप अदानी को देखोगे तो वो कहीं ना कहीं इसी तरह का सिचुएशन से गुजरेगा, वो इसी तरह का सिचुएशन से गुजरेगा। बार बार ऐसा देखो, बार बार हो रहा है अदानी के साथ।
ठीक है, तो फॉलो करना सर, ये सब चीजें फॉलो करना। चलो आगे बढ़ते हैं। हर चीज कनेक्टेड कैसे है देखो सर, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अब ये फुल्ली डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छा, अगर अदानी का ये सब सिचुएशंस आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, या फिर आप पॉलिटिकल बातों के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तो फिर अदानी में ट्रेड ना लिया करो। ठीक है, जो नॉर्मल बिजनेस एंगल से चलता है, ठीक है, नॉर्मल मार्केट एंगल से चलता है, अब उसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड लिया करो। जहां पर कंट्रोवर्सीज है, अगर आपको आपके समझ के बाहर है, सो डोंट डू दैट। ठीक है, मेरा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जो समझ नहीं आएगा उसमें डिसीजन नहीं लेना है, जो समझ आता है उस पर काम करें। ठीक है, लेकिन मुझे बताना पड़ता है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये आपका एक तीसरा वाला हो गया, और ये मैं बेसिकली कैंडल ढूंढ रहा था इसलिए मुझे मिला सर। क्योंकि जब भी देखोगे ना कि सेकेंड डे कैंडल इतना लंबा है, मतलब कुछ तो गलत, कुछ तो बात है। सेकेंड डे कैंडल इतना लंबा, इतना हाई वॉल्यूम ऑफ कैंडल डेंजरस होता है, और ये मार्केट में बियरिशनेस बिल्कुल क्रिएट करेगा, क्योंकि टू मच सेलिंग प्रेशर है। ऐसे सिचुएशंस में आप भी सेलिंग में, अगर आप सिंपल टेक्निकल नॉलेज लगाओ, जब आप देखोगे कि टू मच सेलिंग प्रेशर, तो अगर आपको मौका दे रहा है, अगर लोअर सर्किट हिट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप भी खेल लो, शॉर्ट सेल कर लो सर। फोर्थ कैंडल स्टिक्स, हाँ बोला। কারণ যত বড় ক্যান্ডেল হবে তত আমার তো স্টপ লসটা তত হাই হচ্ছে, তো ऑब्वियसली, इसीलिए तो नॉर्मली बड़े कैंडल में ट्रेड लेने के लिए मना करता है, অ্যাভয়েড अवॉइड অ্যাভয়েড करना করাই चाहिए, উচিত। नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए। बट मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग के लिए बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली देखो, अगर तुम यहाँ पर लंबा कैंडल में कर रहे हो, अगर बाई चांस यहाँ पर वो रिवर्स गियर करता है, ठीक है, तो फिर आप बड़ा लॉस खा जाओगे, और सेकेंड थिंग, आप टारगेट फिट नहीं कर पाओगे। হ্যাঁ लेकिन हाँ बोल, बोल सुनছি। হ্যাঁ, মানে ওটাই ওটাই তো, যে বড় ক্যান্ডেলের পরে এবার আমার যদি বাই চান্স রিভার্স হয়ে যায়, আমার তো স্টপ লসটা হিউজ লেগে যাচ্ছে ওখানে। यस, बहुत बड़ा लॉस खा তুলনামূলক जाओगे। ভলিউম বেশি থাক, কিন্তু ক্যান্ডেল একটু সাইজ ছোট হলে সবচেয়ে ভালো হয়, কারণ এখানে অনেক বড় ক্যান্ডেল হচ্ছে এগুলো। टेक्निकल पैरामीटर डायरेक्टली आपको सजेस्ट तो नहीं करता है, बट आप सोचो सर, आप सोचो कि मार्केट में नेगेटिव रिपोर्ट है किसी के बारे में, और वो मार्केट में पूरा फैला हुआ है, ठीक जैसे अदानी के केस में रिसेंट ट्रेंड में हुआ है, या फिर पेटीएम जैसा सिचुएशंस रहा है। ठीक है, पेटीएम का नेगेटिव रिपोर्ट कुछ नहीं था, पर पेटीएम टू मच हाई वैल्यूएशंस में मार्केट में आया था, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, फिर भी कंपनी इतना हाई वैल्यूएशन शेयर प्राइस कैसे रख रहा है, ये बात मार्केट को अच्छा नहीं लगा। और मार्केट में पेटीएम का देख लो, अदानी का देख लो, या फिर और भी शेयर्स है करंट ट्रेंड में, जो आपको लंबा, मतलब गजब का इस तरह का डिक्लाइनिंग देखने को मिला। तो ऐसे सिचुएशंस में ना चांसेस इज वेरी हाई, यहाँ पर थोड़ा फंडामेंटल नॉलेज को भी सपोर्ट कराओ सर, कि बहुत चांस है कि मार्केट और नीचे जाएगा, और सेल होगा, और सेल होगा। यानी सोच समझ सके तो समझ लो, ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है मत करो, अगर नहीं समझ में आता है मत करो। बट सर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, स्पेशल सिचुएशंस में बोल रहा हूँ, ठीक है, जो थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ सिचुएशंस बनता है, जैसे कि आपको क्या बोला, अदानी में जैसे हुआ है, पेटीएम में जैसे हुआ था, ठीक है, आपको ऐसा मिलेगा देखने को। इवन एलआईसी में भी हुआ था मोस्ट प्रोबेबली। ऐसे और भी शेयर है, मुझे जो याद आ रहा है मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ। ये देखो, इस तरह का प्रॉब्लम एलआईसी में भी हुआ था। एलआईसी जब लास्ट टाइम आया था ना सर, आने के बाद से ये सिर्फ नीचे ही जा रहा है, ऊपर उठने का नाम ही नहीं लिया प्रॉपरली। जब से लिस्टेड हुआ था एलआईसी, सिर्फ देखो डाउन 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 डाउन। ठीक है, एक बार 2023 के 22 के एंड के आसपास में एलआईसी में थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला, उसके बाद फिर से वही, अब एक रेंज बाउंड हो गया है, बट स्टार्टिंग में मार्केट ये गिरा ही है। ये देखो सर, ये देखो सिचुएशंस देखो आप, एक आध बार मूवमेंट दिया है। सो वेराइटीज ऑफ रीजंस होता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉपर रीजंस पता चल जाए, तो फिर आप इन दैट केस आपका रिस्क बढ़ा सकते हो, बट नॉर्मल सेंस में मत किया करो। तो थर्ड या फोर्थ हो गया। हाँ बोल, আবার কিছু বলছিস, বল বল।
বলছি এলআইসি তো ফান্ডামেন্টালি প্রবলেম আছে हाँ ওই LIC हाँ बोल শুনছি বল শুনছি হ্যাঁ মানে এক তো গভর্নমেন্ট কোম্পানি আর এমনি খুব ইনএফিসিয়েন্সি এলআইসি মানে যেখানে মানে একটা মিসম্যাচ আছে মার্কেটের মধ্যে যেখানে লোক প্রেডিক্ট করছে যে মানে অর্গানাইজ প্লেয়ার চেঞ্জ হচ্ছে মানে আস্তে আস্তে এই সমস্ত সেক্টরগুলো প্রায় ইন্স্যুরেন্স হোক ব্যাংকিং হোক যারা গভর্নমেন্ট কোম্পানিগুলো থেকে প্রাইভেটাইজেশনের দিকে যাচ্ছে ঠিক আছে গভর্নমেন্টও করছে তা আস্তে আস্তে প্রাইভেট কোম্পানিগুলো মার্কেট শেয়ার গেইন করবে তা সেখানে লোক এটা কি করে অ্যাজিউম করতে পারে যে গভর্নমেন্ট কোম্পানি মার্কেট শেয়ার অ্যাজিউম কারণ কাউকে না কাউকে তো লুজ করতে হবে আর এলআইসির মধ্যে প্রবলেম হলো গভর্নমেন্ট কোম্পানি ঠিক আছে আজকে এ ডুবে আছে ও ডুবে আছে ও গিয়ে ওখানে গিয়ে টাকা ইনভেস্ট করে অ্যাজ এ শেয়ার হোল্ডার আমি কেন চাইবো যে আমার কোম্পানি সেই কোম্পানিতে ইনভেস্ট করুক যে কোম্পানি ডুবে যাচ্ছে ঠিক আছে যার কোম্পানি কোনো ফান্ডামেন্টাল নেই তো এটা মানে ক্যাপিটাল মিস অ্যালোকেশন আমার কাছে যে কেন করবে যেখান থেকে রিটার্নই আসবে না পরে মানে আমার ক্যাশ ফ্লোই বেকার दैट इज द रीजन अब LIC का मेन जो पावर है दैट इज उसके पास फ्लो ऑफ कैपिटल है ना उसके पास काफी पैसा है नो डाउट आप लोग कनेक्टेड हो सर ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन चला गया हेलो হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। तो LIC के पास पैसा बहुत है लेकिन वही जो बात नंदन ने एक्चुअली रेज किया कि सर मिसमैनेजमेंट बहुत है एग्जैक्टली सर गवर्नमेंट लेवल मिसमैनेजमेंट तो हम सबको ही जानते हैं कि गवर्नमेंट लेवल चलता ही इस तरह से है कि वो बिजनेस एंगल से काम कर ही नहीं पाता इसके पीछे गवर्नमेंट का भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी है जो अवॉइड भी नहीं कर सकता वो और इंडिया का जनता ठीक है इंडिया का ऑपोजिशन ये भी तो प्रॉब्लम करता है लॉजिकली कुछ नहीं सोच पाते अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अगर अच्छा दूसरा प्रॉब्लम गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट कंपनी को बचाएगा नहीं तो भी सवाल उठेगा और गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट कंपनी को मिसमैनेज कर रहा है तो इसका भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है फिर भी तो थोड़ा बहुत डाइवेस्ट किया है सर नॉर्मली LIC का शेयर जब मार्केट में आ रहा था उसी को लेकर कितना बात हो रहा था कि देखो गवर्नमेंट अपना शेयर को मार्केट में बेच दे रहा है ना इसको लेके कितना क्वेश्चन रेज किया सो गवर्नमेंट देखो सर मैं जितना समझ रहा हूँ करंट गवर्नमेंट चाहता है कि LIC एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी की तरह ही काम कर पाए ठीक जैसे आज के डेट में इंश्योरेंस सेगमेंट में जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है गवर्नमेंट तो खुद प्राइवेटाइज इंश्योरेंस को मार्केट में डेवलप करने के लिए लाया है ना सर तो LIC को भी ना सिमिलर कॉम्पिटिटर बनाना चाहता है बट गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं थोड़ा फंसा हुआ है अब इस प्रॉब्लम को कैसे वो सॉल्व करेगा ये तो टाइम बताएगा अगर एक प्रॉपर लीडरशिप गवर्नमेंट को मिल जाता है तो मुझे लगता है कि सिचुएशंस बदल सकता है बस वही एक प्रॉपर लीडरशिप का ही देरी है सर तो LIC भी खेल को बदलने का पूरा ताकत है उसके पास यही उसका सबसे मेन कारण है कि आज भी अगर कोई LIC के शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है तो उसका मेन रीजन वही है कि वो इसी उम्मीद के साथ है कि अगर LIC एक प्रॉपर माने कंट्रोलर के हाथ में आ जाए तो वो LIC बहुत कुछ कर सकता है पर मुश्किल वही है कि क्या आएगा कोई मसीहा हाँ सर ব্যাপারটা বুঝতে পারলি বাকি जो প্রবলেম নন্দন রেজ করেছে একদম সেম প্রবলেম হ্যাঁ বল শুনছি সেকেন্ডারি মার্কেটে মানে এলআইসির দরকার একটা রাইট ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোচ দরকার যে বিজনেস মাইন্ডসেট হবে আর আমি আমার ক্যাপিটালকে ভুলভাল ডিপ্লয় করব না ঠিক আছে ব্যাংক ডুবে যাচ্ছে প্রোটেক্ট করবো ওই বিজনেস ডুবে যাচ্ছে ওকেও গিয়ে আমি প্রোটেক্ট করবো মানে সব দায়িত্ব আমি একাই নিয়ে রেখেছি তো গভর্নমেন্টের উচিত নয় একে প্রাইভেটাইজ করে দাও আর নাহলে আলটিমেটলি এলআইসি মানে লঙ্গার পিরিয়ড অফ টাইম সে নিজের মার্কেট শেয়ার লুজ করবে আলটিমেটলি গভর্নমেন্ট এখন প্রাইভেটাইজ করলে অন্তত কিছু ফান্ডিং তো পাবে পরে গিয়ে এখন করবে না একটু দাঁড়িয়ে যা নেক্সট বারে ভোটে কে জিতছে তার উপরে ডিপেন্ড করছে যদি বিজেপি আসে তাহলে খেলাটা ঘুরে যাবে বুঝেছিস যদি বিজেপি আসে খেলাটা ঘুরে যাবে স্যার পুরো এলআইসিটাকে প্রাইভেটাইজ করা গভর্নমেন্টের পক্ষে সম্ভব না কারণ ইকোনমিতে যে ক্যাশটা গভর্নমেন্ট ফ্লো করায় সেটা থ্রু এলআইসি স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া দিয়েই করায় এবার যদি ওটাকে প্রাইভেটাইজ করে দেয় তাহলে গভর্নমেন্টের একটা আর্ম কমে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে পুরো প্রাইভেটাইজ গভর্নমেন্ট এটা এমনিও করতে পারবে না মানে পুরোটা পারবে না মেজরিটি চাইলে করতে পারে কিন্তু পুরোটা সম্ভব নয় করা হ্যাঁ ওইটাই মানে অ্যাকচুয়ালি পুরোটা করার কথা কেউ ভাবছেও না মার্কেট কি চাইছে মার্কেট চাইছে কি আরেকটু
ভালোভাবে এটাকে কন্ট্রোল করা হোক। স্যার এলআইসি পুরোপুরি পলিটিক্যাল পাওয়ারের জন্য এরকম অবস্থা হয়ে যেন এলআইসি ঠিকঠাক ছিল, একটু ডাউন ছিল কিন্তু ঠিকঠাক ছিল। এই হিন্ডেনবার্গের কেসটা যখন বেরোলো তখন আদানি যখন নামতে শুরু করলো, এলআইসি তার পোর্টফোলিওতে যে মানে আদানি স্টক ছিল তার ওয়েটেজ আরো বাড়িয়েছে, তার মানে আরো ভ্যালু ওখানে মানে ডিপ্লয় করেছে, মানে বাই করেছে। তো সেই ক্ষেত্রে তো স্যার মার্কেট ওখানে নেগেটিভ নেবেই, কারণ পলিটিক্সের একটা জায়গা এখানে ঢুকে যাচ্ছে। তখন মার্কেটও চাইবে যে ওখান থেকে বেরিয়ে যেতে, কারণ যে হ্যাঁ কোম্পানি ডুবছে সেই কোম্পানিতে লাগাচ্ছে, তার ফলে তো সেখানে মানে পোর্টফোলিওর ভ্যালুটাও তো কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এক্স্যাক্টলি, এই প্রবলেমগুলোর জন্যই এখন এলআইসি একটা থেমে আছে। কিন্তু এলআইসির পোটেনশিয়াল মারাত্মক আছে, এখন দেখা যাক गवर्नमेंट এটাকে किভাবে হ্যান্ডেल করে। दैट इज द बिग क्वेश्चन सर। तो अगर कोई अगर पेशेंसफुली एलआईसी के साथ कनेक्टेड है ना, तो उसको मैं बोलूंगा कि वेट करने के लिए। यार मेरा मानना, आप वेट कर सकते हो तो वेट करके देखो, आपको बहुत गेन भी मिल सकता है। अगर पॉलिटिकल में आप प्रेशर में आ गए तो फिर आप भी गए सर। इट्स ऑल अबाउट द सिचुएशंस, यही तो प्रॉब्लम है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर। अच्छा, लास्ट पैटर्न तो बियरिश बेरिश हरामी पैटर्न, ये भी शॉर्ट के लिए एक दो, ये देखो एकदम क्लियरली ये वाला जो था एकदम बेरिश हरामी पैटर्न। प्रायर ट्रेंड बुलिश था, उसके बाद एक छोटा सा दोजी बना है, यानी दोजी एकदम मार्केट का जो पहला ब्लू कैंडल है, मैंने पैटर्न 1 पैटर्न 2 को खा लिया है। और ये जैसे कि एक प्रेग्नेंट डोमेन की तरह हो, है ना, इसलिए इसको हरामी बोलते हैं। ठीक है, ये पहला वाला जो है ये मदर फिगर है, और सेकंड वाला जो है ये बच्चा है। ठीक है, मदर एंड सन, प्रेग्नेंट मतलब माँ के पेट में पालता हुआ बच्चा। ठीक है, इट्स लाइक दैट। मार्केट इसको इसी तरह से नाम दिया है, जापानीज नाम में इसी तरह से ये हरामी पैटर्न का नाम आया है। अगर हरामी पैटर्न अप ट्रेंड में दिखे तो अगला ट्रेंड डाउन होगा। ठीक है, अगर हरामी पैटर्न डाउन ट्रेंड में दिखे तो अगला ट्रेंड अप होगा। ये कैंडल बताते हैं। और इसके साथ अगर आपको डबल बॉटम डबल टॉप साथ में मैच कर जाए तो आप सोचो कि आपके सामने क्या फायदा हो सकता है। तो इस तरह से 1 2 3 4 ये चारों चीज आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि सर अगर डाउ के साथ साथ कैंडल भी मैच कर जाए तो आपका ट्रेड पैटर्न कहां से कहां जा सकता है। The short-term trader should not miss out the such trades, as these are easy to identify trading opportunities with high probability of being profitable. अब आप देखो कि आप ये इजी चीज के साथ चल पाओगे या फिर पागल की तरह बेकार चीजों के पीछे भागोगे। The durations of the range can be anywhere between the few weeks of a couple of years. The longer the duration of the range, the longer is width of the range. ठीक है, ये मार्केट में देखा जाता है। एंड ये हो गया रेंज बाउंड में क्या करना चाहिए। अब आगे का कॉन्सेप्ट आता है रेंज ब्रेकआउट देता है। आगे क्या होता है कि रेंज ब्रेकआउट देता है। अब ब्रेकआउट में क्या होगा, स्टॉक्स टू बी ब्रेकआउट ऑफ द रेंज आफ्टर बीइंग इन द रेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये तो होता ही है ना, बहुत दिनों में एक ही पॉइंट में चलते 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 एक तो ब्रेकआउट आने वाला है सर, या तो ब्रेकआउट होगा या तो ब्रेकडाउन होगा। So before we explore this, it is interesting to understand why stocks trade in the range in the first place. Stocks can trade in the range of for two reasons. When there are no meaningful fundamental triggers that can move the stock, ठीक है, या तो मार्केट में कोई प्रॉपर ट्रिगर नहीं है, मैंने क्या रीजंस कुछ नहीं है। जैसे कि करेंटली अगर आप लास्ट कुछ सालों पहले अगर आप रिलायंस को देखो, है ना, अच्छा एलआईसी कितना दिनों से, देखो सर, देखो सिचुएशन देखो आप एलआईसी का, आप लास्ट कुछ जून जुलाई अगस्त सितंबर का परफॉर्मेंस देखो, थोड़ा सा मूवमेंट इधर करंट पीरियड में रहा है। ठीक है, थोड़ा सा, फिर भी कम नहीं है, बट कहीं क्योंकि मार्केट भी आप है सर, ओवरऑल मार्केट कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा बुलिश है, बट जिस हिसाब से एलआईसी में चेंजेस आना चाहिए उस हिसाब से अभी तक तो नहीं आया। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है कि मार्केट में कोई प्रॉपर ट्रिगर नहीं है, मार्केट में कोई प्रॉपर ट्रिगर पॉइंट नहीं है जो मार्केट में कोई प्रॉपर सिचुएशंस रेडी करे। ठीक है, यूजुअली क्वार्टर या एनुअल रिजल्ट्स अनाउंसमेंट, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, न्यू जियोग्राफिक एक्सपेंशन, मैनेजमेंट का चेंजेस, जॉइंट वेंचर, मर्जर, एक्विजिशन, माने ये सब क्या है सर, फाइनेंशियल इवेंट्स। ओके, अगर कोई ऐसा पॉजिटिव चेंजेस का नजर आता है तो कंपनी में आपको चेंजेस देखने को मिलता है और ब्रेकआउट देखने को मिलता है। सो व्हेन देयर इज नथिंग एक्साइटिंग और नथिंग बैड अबाउट द कंपनी, द स्टॉक टेंड्स टू ट्रेड इन द ट्रेडिंग रेंज, है ना, या तो एक्साइटमेंट वाला भी कुछ नहीं है और खराब भी कुछ नहीं है, तब रेंज में रहेगा। The range under these circumstances could be quite long lasting until a meaningful trigger occurs. तो कभी कभी ये चीज मतलब 1 मंथ 2 मंथ से लेके 1 साल 2 साल 3 साल तक भी चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन। तो ऐसे सिनारियोज में आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप पेशेंसफुली रहोगे तो आपको बाद में फायदा मिलेगा, और अगर आप पेशेंस नहीं रख पाते तो फिर आपको वो फायदे से क्या है, छोड़ना पड़ेगा।
बाद में पछता के क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, ये भी हिंदी में एक कहानी है। अब पछता के क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब चिड़िया ने जब खेत चुग ही गया, अब क्या पछताना, जब चिड़िया चुग रहा था तब क्यों नहीं प्रोटेक्शन दिया। सिमिलरली जब मार्केट में मौका मिलने वाला था तब आपने क्यों पेशेंस नहीं रखा, तो जब मार्केट मौका दे दिया अब पछता के क्या होगा। इसलिए हिंदी का कहावत है सर, अब पछता के क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है। या फिर अगर आप कोई बिग अनाउंसमेंट को एंटिसिपेट करना चाहते हो, when market anticipate a big corporate announcement, the stock can swing in either directions based on the outcome of the announcement. Till the announcement is made, both buyer and seller would be hesitant to take actions, and hence the stock gets into the range. जब तक announcement नहीं होता तब तक एक रेंज में रहेगा, उसके बाद जैसे अनाउंसमेंट हो जाएगा ना, उसके बाद या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव कुछ तो होगा, फिर वो ब्रेकआउट भी दे सकता है। The range breakout more often than not indicate the start of the new trend. The direction in which the stock will break out depends on the nature of the trigger or the outcome of the event. What is more important is the breakout itself and the trading opportunity it provides. तो आप अगर ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे हो तो इट्स नॉट बैड थिंग, बट देखो भाई आप किस सेगमेंट में हो, कौन से सेक्टर के साथ हो, उस सेक्टर में क्या होने वाला है, मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे क्या कर सकते हो। कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट भी देखने को मिलता है सर, जो बिना रीजंस का भी मार्केट में सिचुएशंस होता है। ठीक है सर। सर आज कुछ काम है मेरा, नेक्स्ट क्लास में आपको ना ये फॉल्स ब्रेकआउट का भी कुछ प्रैक्टिकल बात करूंगा, और ब्रेकआउट सिचुएशंस में ट्रेडर को क्या करना चाहिए इसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है। आज और नहीं कर पाऊंगा सर, अभी नेक्स्ट क्लास में करूंगा, नेक्स्ट टेक्निकल क्लास में, और फिर डाउ का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं एलियट का कॉन्सेप्ट को डेवलप करूंगा। ठीक है। और आप लोगों का होमवर्क रहेगा सर कि आप लोग प्लीज फाइंड आउट करो और ग्रुप में उसको पोस्ट करो, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि डाउ थ्योरी एज वेल एज कैंडल स्टिक्स आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ऐसे सिनेरियो को ढूंढो और ढूंढ के देखो कि आपको कहाँ कहाँ मौका बनने वाला है और कहाँ कहाँ मौका बना था आपने मिस कर गए। ठीक है। कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स जो पसंद है आपको। ओके सर, इतना तो कर पाओगे। हेलो। ठीक है। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जो भी आपका पसंदीदा स्टॉक है आप उसमें डाउ थ्योरी का डबल बॉटम डबल टॉप के साथ साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस एज वेल एज प्रॉपर कैंडलस्टिक्स, आइडेंटिफाइबल कैंडलस्टिक्स। ठीक है। चलो इतना करके आप लोग ग्रुप में डिस्कशंस बढ़ाओ, इतना होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी चर्चा कल करते हैं, कल मिलते हैं सर डेरिवेटिव के साथ। थैंक यू सर, आज इतना ही है। हाँ बोल, কেউ কিছু বলছে? ओके सर।